प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के लाख की चूड़ियाँ कहानी का आधा भाग पढ़ा। अब शेष भाग हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे लेखक कहता है, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती थी तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहां तो सब कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियां पहने तो मूंछ ना आ जाए। तो यहाँ लेखक क्या बताना चाहता है कि जब बदलू है वो कांच की चूड़ियों से बहुत ही नफरत करता है, यानी कि कांच की चूड़ियां उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। और जब भी वह किसी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियां देख लेता है तो अंदर ही अंदर उसे बहुत गुस्सा आने लगता था। और कभी कभी तो उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता था कि वह जो स्त्री को कांच की चूड़ी पहनते देखता उस पर दो चार बातें मार ही देता था, यानी कि दो चार बातें उसको सुना ही देता था। लेकिन लेखक कहता है कि उससे तो वह घंटों बात किया करता था। कभी उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता था, कभी शहर के बारे में। तो लेखक जब बदलू से कहता है कि शहर में तो सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो बदलू क्या उत्तर देता है कि शहर की बात तो और है। शहर में तो औरतें अपने पति का हाथ पकड़कर चलती हैं। इस बात से बदलू की यह सोच प्रकट हो रही है कि बदलू यह मानता है कि गांव में स्त्रियां लज्जा के साथ रहती हैं और गांव में अपने पति का हाथ पकड़कर चलना लज्जा की बात माना जाता है। इसलिए वह कहता है कि शहर में तो स्त्रियां अपने पति का हाथ पकड़कर चलती हैं। और उसकी सोच यह भी है कि शहर की स्त्रियों को उतना श्रम नहीं करना पड़ता जितनी कि गांव की स्त्रियां करती हैं। तभी तो वह कहता है कि शहर की स्त्रियां लाख की चूड़ियां कहाँ पहन पाएंगी। लाख की चूड़ियां पहनेंगी तो मोच नहीं आ जाएगी, क्योंकि लाख की चूड़ियां थोड़ी सी भारी होती हैं। कांच की चूड़ियां हल्की होती हैं, लाख की चूड़ियां थोड़ी सी भारी होती हैं। इसलिए वे कहता है कि शहर की स्त्रियां लाख की चूड़ियां पहनेंगी तो मोच नहीं आ जाएगी। फिर आगे लेखक कहता है कि कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय को दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता। आगे कहता है लेखक कि जब भी लेखक बदलू के यहाँ जाता था तो बदलू उसकी बहुत खातिरदारी करता था, उसका बहुत स्वागत करता था। और जब भी उसकी गाय दूध देती थी तो वह उसके लिए मलाई बचाकर रखता था। आगे लेखक कहता है कि आम की फसल में मैं रोज ही उसके यहाँ दो चार आम खा आता, परंतु इस सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह ये था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। मैं बेहुदा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। बदली का मतलब है यहाँ बच्चों ट्रांसफर होना। और एक लंबी अवधि तक मैं अपने गांव न जा सका। तब लगभग 10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं।
विरले ही हाथों में लाख की चूड़ियां देखी। विरले मतलब बहुत कम। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरी मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए? हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। तो आगे बच्चों, लेखक क्या कहता है कि लेखक को आम बहुत पसंद थे। जब भी आम की फसल होती थी, लेखक आम खाता, लेकिन आम से भी अधिक उसको लाख की गोलियां अच्छी लगती थी। इसी कारण लेखक हर गर्मी की छुट्टियों में मामा के यहाँ जाता था। लेखक 2-3 बार ही गाँव गया था कि उसके पिता का ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में हो गया था, परंतु बहुत वर्षों तक वह मामा के यहाँ गांव नहीं जा सका। लेखक बड़ा हो गया। 8-10 वर्ष बाद जब वह अपने मामा के गांव आया तो वह बदलू को बिल्कुल भूल चुका था और उसकी बनाई हुई गोलियों को भी। उसने गांव में सभी स्त्रियों को कांच की चूड़ी पहनते हुए देखा। अचानक लेखक को बदलू का ध्यान आया और वह बदलू के घर जाता है। बदलू उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन लेखक उसे पहचान लेता है और उसे अपना परिचय देता है। परिचय देने के बाद बदलू उसे पहचान लेता है और उसे बैठने के लिए कहता है। आगे लेखक कहता है कि कुछ देर फिर शांति रही, फिर इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई और ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग ने है ना यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदर कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर, माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही 1-2 महीने में आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर के पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे लज्जो, लला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। तो यहाँ लेखक क्या बताना चाहता है बच्चों? जब बदलू से लेखक वार्तालाप करता है
तो लेखक पता चल गया था कि बदलू का काम अब पूरी तरह से बंद हो चुका है और वह अंदर ही अंदर इससे बहुत दुखी था। वह बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। बदलू की बातों से लेखक ने उसके अंदर छिपी व्यथा को समझ लिया था। उसकी दशा देखकर वह सोचने लगता है कि मशीनी युग ने न जाने कितने ही हाथों को काट दिया, अर्थात सारा काम मशीन से होने के कारण न जाने कितने लोग बेरोजगार हो गए और अब उनकी कला का कोई महत्व नहीं रह गया है। फिर लेखक ने बदलू का ध्यान बटाने के लिए, उसका ध्यान हटाने के लिए बदलू से आम की फसल के बारे में पूछा। तो बदलू ने अपनी बेटी रज्जो को आम लाने के लिए कहा। आगे देखते हैं लेखक क्या कहता है। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुआ है जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेचती। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा? मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। यहाँ बखत का मतलब है बेटा समय, वक्त। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत फब रही थी। यहाँ फबने का अर्थ है अच्छी लग रही थी, सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा। यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। बच्चों, यह लेखक क्या कहता है कि बदलू का ध्यान बटाने के लिए वह पहले तो आम के विषय में पूछता है, उससे आम की फसल के बारे में पूछता है। फिर लेखक बदलू से उसकी गाय के बारे में पूछता है। तब उसे पता चलता है कि गाय तो बदलू ने बेच दी। इसके बाद जब रज्जो लेखक के लिए आम लाती है तो लेखक रज्जो को लाख की चूड़ियां पहने हुए देखता है, जो बदलू के द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा था। यह जोड़ियों का जोड़ा उसने जमींदार साहब की बेटी के विवाह के लिए बनाया था, लेकिन वह उसे चूड़ियों का बहुत कम दाम दे रहे थे। लेकिन बदलू ने अपनी चूड़ियां कम दाम में नहीं बेची। यहाँ बदलू की एक विशेषता और हमारे सामने आती है कि वह स्वाभिमानी व्यक्ति था, क्योंकि आर्थिक तंगी होने के बाद भी उसने चूड़ियां कम दाम में नहीं बेची, क्योंकि उसे गरीबी से अधिक अपना स्वाभिमान प्रिय था। तो बच्चों, यह थी लाख की चूड़ियां पाठ की कहानी, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार आज के युग में मशीनी युग होने के कारण कितने ही लोगों को बेरोजगार कर दिया है। कैसे बेरोजगार कर दिया है कि जो काम अनेकों लोग मिलकर करते थे, उसी काम को मशीन थोड़ी देर में कर देती है, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। आजकल देखते हैं आप लोग कि सभी जगह काम मशीनों से ही हो रहे हैं, जिससे जो हस्तकला में निपुण लोग हैं या जो हाथ के कारीगर हैं, उनका महत्व कम हो गया है।